एक काम करते हैं, आईटीसी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। आईटीसी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, ए ग्रेडेड चैप्टर है सर, करना तो पड़ेगा। चलिए करते हैं सेक्शन नंबर 16 से शुरू। आईटीसी चैप्टर में सेक्शन नंबर 16 आता है। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 16 1 बोलता है कि सर रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है टू टेक द क्रेडिट ऑफ द गुड सर्विसेज और बोथ, जो वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन अंडर सेक्शन नंबर 16 2। सेक्शन नंबर 16 2 का कंडीशन क्या बोलता है सर? सेक्शन नंबर 16 2 टीआर कंडीशन बोलता है, पहला बात टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो रूल नंबर 36 में बोला है, रूल नंबर 36 1 बोलता है बर्ड्स होना चाहिए आपके पास, बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस, रिवर्स चार्ज में सर सेल्फ इनवॉइस, डी में डेबिट नोट एंड एस फॉर सप्लायर्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। रूल नंबर 36 2 बोलता है कि सर अगर आपको आईटीसी लेना है, याद रखिएगा जो डॉक्यूमेंट है उसमें डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटी, नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई होना चाहिए। रूल नंबर 36 3 बोलता है अगर डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 74 रेज किया गया है, बेसिकली ऑन ओकेजन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आपने कोई टैक्स दिया है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा सर। उसका क्रेडिट अगर आप कोई को सामने वाले पार्टी को डेबिट नोट देते हो तो उसका क्रेडिट सामने वाला पार्टी नहीं ले पाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 36 4 बोलता है, जो एक अमेंडमेंट है कि सर सेक्शन नंबर 36 4 में इस बार बोला गया है कि सर आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब सामने वाला पार्टी अपना जीएसटीआर 1 में इनवॉइस एंड डेबिट नोट दिखाएगा और वो आपके जीएसटीआर 2B में अपीयर होगा तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। और सेम चीज को लॉ का बैकिंग देने के लिए सेक्शन नंबर 16 टू ए, तो ये था ए इंसर्ट किया। सेक्शन नंबर 16 टू ए में बोला कि सर आपको क्रेडिट तभी मिलेगा, लॉ का बैकिंग भी दे दिया और बोल दिया आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब सामने वाला पार्टी जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज करेगा इनवॉइस डेबिट नोट को और वो आपको कम्युनिकेट किया गया है इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड, मतलब वो आपको जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट हुआ है, तभी आप क्रेडिट ले सकते हो। तो पहला बात सर अगर आपको क्रेडिट लेना है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेकेंडली आपके जीएसटीआर 2B में अपीयर होना चाहिए, थर्डली रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज एंड बोथ होना चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद सर टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, सप्लायर ने अगर टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया तो ही क्रेडिट मिलेगा। एंड आर फॉर रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन नंबर 39, आपको अपना रिटर्न लगाना है तभी क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 16 3 बोलता है अगर डेप्रिसिएशन लिया टैक्स कंपोनेंट का तो आईटीसी मत लेना, अगर आईटीसी ले लिया तो डेप्रिसिएशन मत लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 4 आया कि मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गो अहेड एंड टेक द क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइस या एक डेबिट नोट क्या होता है, जिस साल इनवॉइस मिला उस साल का नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का मंथली रिटर्न का ड्यू डेट या एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड डेबिट नोट रिलेटेड टाइम लिमिट क्या होता है, जिस साल डेबिट नोट मिला उसका नेक्स्ट ईयर का सर सितंबर मंथ का मंथली रिटर्न का ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 16 खत्म हुआ। सेक्शन नंबर 17 1 बोला अगर आपने कोई चीज बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है आईटीसी रिलेटिंग टू बिजनेस पर्पस ही मिलेगा। सेक्शन नंबर 17 2 बोला अगर आपने कोई चीज टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो टैक्स सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है सर क्रेडिट उतना ही मिलेगा जितना टैक्सेबल सप्लाई रिलेटिंग टू जीरो टैक्स सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो टैक्स सप्लाई रिलेटेड है। कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 17 6 में बोला हम बताएंगे और गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43। रूल नंबर 42 क्या बोला, पहले टी लेना T1 T2 T3 माइनस करना C1 आएगा, C1 से T4 माइनस करना C2 आएगा, C1 का क्रेडिट आईटीसी में ले लेना ई क्रेडिट लेजर में, C2 से D1 एंड D2 माइनस करना, C3 आ जाएगा, D1 एंड D2 को रिवर्स कर देना, बस इतना ही बोला गया था। उसके बाद रूल नंबर 43 आया था। रूल नंबर 43 बोला जो भी एसेट आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया है उसका आईटीसी मत लीजिएगा। ठीक है सर, जो भी एसेट आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया है उसका क्रेडिट नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई एसेट फॉर एग्जाम सप्लाई खरीदा है, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड भी आईटीसी मत लीजिएगा एसेट का। अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा है तो आईटीसी क्रेडिट लेजर में लीजिएगा। अगर आपने कोई कॉमन क्रेडिट है जो टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए लिया है तो वो अपोर्शनमेंट में जाएगा। अगर कोई एसेट था जो पहले एग्जाम सप्लाई के लिए खरीदा था अब कॉमन क्रेडिट है तो टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो तो अपोर्शनमेंट होगा। याद रखिएगा यहां पे क्योंकि पहले एग्जाम सप्लाई के लिए खरीदा था अब उसका आईटीसी आपको ई क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा, प्लस उसका टीआईई भी कैलकुलेट करना
करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई एसेट पहले टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा था, अब टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज कर रहे हो, तो सर अपोर्शनमेंट में तो जाएगा, आईटीसी नहीं लेना है दोबारा। सर जो जो अपोर्शनमेंट 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 होना है उसको टोटल क्रेडिट बोलते हैं। टोटल क्रेडिट से टीएम मंथली पोर्शन निकलेगा जो होता है टोटल क्रेडिट डिवाइडेड बाय 60। मंथली पोर्शन से फिर आपको करना है टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं कि सर मंथली पोर्शन में ई बाई एफ का वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई आएगा, इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कीजिए। सर टीआईई जो इंटरिम पीरियड टीआईई के लिए आप टीआईई जो आपने कैलकुलेट किया था उसको भी आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17(3) एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन कि सर एग्जाम सप्लाई जनरली नील रिलेटेड होली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है। आरसीएम सप्लाई को भी लेना है, 1% ऑफ सेल वैल्यू इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज लेना है, एंड आपको लेना है सर यहां पे सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग जो शेड्यूल 3 का आइटम होता है उसको भी लेना है। इंटरेस्ट इनकम को एग्जाम सप्लाई में नहीं लेना है, फॉर नॉर्मल सप्लायर बैंकिंग कंपनीज के लिए लेना है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया जो एग्जाम सप्लाई होता है उसको भी एग्जाम सप्लाई कंसीडर नहीं करना है। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 17(4) बोलता है कि सर बैंकिंग कंपनीज को क्या करना है, या बैंकिंग कंपनीज रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 फॉलो कर ले, या फिर बैंकिंग कंपनीज को बोला गया है आप एक काम कीजिए रूल नंबर 38 फॉलो कर लीजिए, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट जो एलिजिबल है वो 50% ले लीजिए। सर डिस्टिंक्ट पर्सन से अगर कोई इनपुट सर्विसेज लिया है 100% क्रेडिट ले लीजिए। नॉन बिजनेस पर्पस अगर कुछ लिया है उसका आईटीसी मत लीजिए। अगर 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट है तो उसका भी आईटीसी मत लीजिए। और जो ऑप्शन एक बार ले लिया तो बेटा पूरे साल कमिटमेंट रखिएगा, पूरे साल आपको वही मेथड फॉलो करना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17(5) आया जो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात किया। अगर आपको याद है ब्लॉक क्रेडिट, यस सर याद आ रहा है, एक बंदा था उसको हेल्थ सर्विस चाहिए, उसको फिटनेस सर्विस चाहिए, उसको हेल्थ सर्विस चाहिए, उसको सर प्लास्टिक सर्जरी चाहिए, उसको ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने बोला उसने मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट लिया, सर मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट लेके वो चला गया फिटनेस सेंटर, मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। उसके बाद वो चला गया फिटनेस सेंटर, क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लब चला गया, क्लब का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और बॉडी बिल्डर बनते हुए कॉन्फ्लिक्ट करने लगा, कॉन्फ्लिक्ट का भी क्रेडिट नहीं मिलता है। सी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर कराया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कराया है। ठीक है सर। उसके बाद अगर आपने सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया है तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिल जाता है। उसके बाद ओ फॉर आउटडोर केटरिंग एंड फॉर एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलता है अदर देन गुड्स विच आर इंपोर्टेड बाय हिम। एफ फॉर फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एलआई फॉर लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का कॉम्पोजिशन टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड टी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। टी मतलब ट्रैवल बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। थीफ का क्रेडिट नहीं मिलता। थीफ मतलब गुड्स लॉस, आईटीसी लॉस, गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन, ये केसेस में क्रेडिट नहीं मिलता। एंड एक होता है टोटल थीफ, आप अगर चुरा रहे थे टैक्स और पकड़े गए आप बन जाओगे टोटल थीफ, और टोटल थीफ्स को कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। सेक्शन नंबर 17 खत्म हुआ। अब लास्ट सेक्शन यहां पे सेक्शन नंबर 18 है। सेक्शन नंबर 18 में 18(1) बोलता है स्पेशल सर्कमस्टेंस जब क्रेडिट मिलेगा। 18(1)(a) बोलता है कि सर सेक्शन नंबर 18(1)(a) बोलता है अगर नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो जिस दिन लायबल हो गए, अगर 30 दिनों में अप्लाई कर दिया तो जिस दिन लायबल हो गए उसके एक दिन पहले का इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर सर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा उसके एक दिन पहले का इनपुट्स इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 18(1)(c) बोलता है अगर कॉम्पोजिशन पर्सन नॉर्मल पर्सन बन गया, जिस दिन से नॉर्मल टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 9 देता है उसके एक दिन पहले, जिस दिन टैक्स देता है एज ए नॉर्मल पर्सन उसके एक दिन पहले का जो भी स्टॉक है, इनपुट्स है, बेसिकली इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, उस फिनिश गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा, प्लस कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा, रिड्यूस्ड 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। उसके बाद 18(1)(d) बोला अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे थे और आप रजिस्टर्ड पर्सन थे और अब आपकी एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गई है तो सर जो एग्जाम सप्लाई था अब टैक्सेबल सप्लाई हो गया। जिस दिन से सप्लाई टैक्सेबल हो गए उसके एक दिन पहले का इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा। याद रखिएगा रूल नंबर 40 बेसिकली आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 40 बोलता है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट 5% रिडक्शन के साथ मिलेगा। अगर सर अमाउंट ऑफ क्लेम आपको आईटीसी 01 फाइल करना है, 30 दिनों में फाइल करना है, और जब फाइल करोगे क्लेम अगर अमाउंट ऑफ क्लेम ग्रेटर देन 2 लाख है तो सीए सर्टिफिकेट का
सीए सर्टिफिकेट साथ में चिपका दीजिएगा। 18(1) सी एंड डी का जो क्लेम होता है वो गवर्नमेंट वेरीफाई करती है विद द जीएसटीआर वन ऑफ द सप्लायर। सेक्शन नंबर 18(2) बोलता है ये जो आप स्पेशल सर्कमस्टेंस में क्रेडिट क्लेम करते हो, स्पेशल सर्कमस्टेंस में जब आप क्रेडिट क्लेम करते हो तो क्रेडिट तभी मिलेगा, तब आपको क्रेडिट तभी मिलेगा, उसी इनवॉइसेस का क्रेडिट मिलेगा विच आर ऑर्डर अप टू 1 ईयर ओल्ड, ओल्डर देन 1 ईयर का क्रेडिट नहीं मिलता है स्पेशल सर्कमस्टेंस में। इनपुट या कैपिटल गुड्स का अगर इनवॉइस मोर देन 1 ईयर ओल्ड है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 18(3) बोलता है अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, सेल वगैरह कर दिया तो आप क्रेडिट भी ट्रांसफर कर सकते हो। सेक्शन नंबर 18(3) हो गया। सेक्शन नंबर 18(4) बोलता है ओके 18(3) बोलता है अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, मर्जर डिमर्जर वगैरह हो गया तो क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिएगा, एसेट रेशियो में ट्रांसफर कीजिएगा और सर बस आईटीसी 02 फाइल कीजिएगा और क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए 2 यूनिट थे आपके और दोनों ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन अब आपने ले लिया दूसरे यूनिट का इन द सेम स्टेट, तो डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए आईटीसी 02A फाइल करना है विद इन 30 डेज। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 18(4) आया कि सर अगर नॉर्मल पर्सन कंपोजिशन पर्सन बन गया या टैक्सेबल सप्लाईज आपकी एग्जाम सप्लाईज बन गई तो सर इस केस में आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी रिवर्सल जब करोगे जितना क्रेडिट लिया था विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, जितना क्रेडिट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट लिया था वो रिवर्स कर दीजिएगा। कैपिटल गुड्स का रिवर्सल मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 18(5) बोलता है प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल गुड्स। ओके, सेक्शन नंबर 18(5) टोटल बकवास है, ज्ञान देता है कि रूल नंबर 40 एंड रूल नंबर 44 फॉलो कीजिएगा। ठीक है सर, कर लिया रूल नंबर 40 एंड रूल नंबर 44 फॉलो। उसके बाद सेक्शन नंबर 18(6) बोलता है कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी अगर जिस पे आपने आईटीसी लिया था उसको अगर आप सेल करते हो तो टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू या जो आईटीसी आपने लिया था रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर आपने कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी बेचा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ पे करना पड़ेगा। अगर आपने मोल्ड डाइज वगैरह बेचे हैं, स्क्रैप बेचे हैं तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करोगे तो भी चलेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां 3 सर्कुलर भी थे इन द आईटीसी का चैप्टर। पहला सर्कुलर था विथ रेस्पेक्ट टू डीमर्जर। एक बात याद रखिएगा, जब डीमर्जर के केस में जब डीमर्जर का केस होता है तो जो आईटीसी ट्रांसफर करते हो वो एसेट का रेशियो स्टेट लेवल पे, डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल पे लेते हो, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लेते। सर आईटीसी 02 सिर्फ उसी स्टेट में फाइल करते हो जिस स्टेट में ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों रजिस्टर्ड है। सर ये जो आईटीसी अपॉर्चनमेंट का फॉर्मूला है, ये जो एसेट रेशियो में ट्रांसफर करने का जो फॉर्मूला है, ये क्या कोई भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है? यस सर, नॉट स्पेसिफिकली डीमर्जर, कोई भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का केस में आप ट्रांसफर एसेट रेशियो में कर सकते हो। जब क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हो तो पूरे क्रेडिट बैलेंस को एसेट का रेशियो लगा के ट्रांसफर करना है। किस हेड से ट्रांसफर करना है वो आपका लिबर्टी है, किसी हेड से भी कर दीजिएगा। और जब आईटीसी ट्रांसफर करते हो ई क्रेडिट लेजर बैलेंस आईटीसी 02 जिस दिन फाइल करोगे उस दिन का लोगे, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट उस दिन का लोगे जो होता है डीमर्जर का स्कीम का दिन। ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर का डेट का रेशियो ऑफ एसेट लोगे और ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है सर। उसके बाद याद रखिएगा फ्री गिफ्ट एंड सैंपल का केस में सर अगर फ्री गिफ्ट देना सप्लाई है तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर सप्लाई नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बस उतना ही ध्यान रखिएगा। अगर फ्री गिफ्ट दे रहे हो वो सप्लाई हो गया तो आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स मिल जाएगा। अगर फ्री गिफ्ट देना सप्लाई नहीं है तो आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स नहीं मिलेगा। बाय वन गेट वन के केस में याद रखिएगा इट इज 2 इंडिविजुअल सप्लाई सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ 1 इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद बाय मोर सेव मोर अगर होता है 10,000 का सप्लाई 10,000 का खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट, 20,000 का खरीदोगे तो 20% डिस्काउंट, वो डिस्काउंट आप इनवॉइस में दिखाते हो, हेंस आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट होगा और इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद एक सर्कुलर है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर रिलेटेड। ये सर्कुलर क्या बोलता है सर, अगर समझ लीजिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के साथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ने ऐसा डील किया था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चर मोल्ड खरीदेगा और आपको सप्लाई करेगा, लेकिन इवेंचुअली आपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ने मोल्ड खरीद के कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को दे दिया। उस केस में आपको ध्यान रखना है अगर आपने मोल्ड खरीद के दिया है तो वो आपका काम नहीं था मोल्ड खरीदने का, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। प्लस जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को आपने मोल्ड दिया है वो मोल्ड से जो आपको आइटम बना के दे रहा है बेसिकली वो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें जो अमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ मोल्ड है
मोल्ड का अमोर्टाइज्ड अमाउंट ऐड होगा कंपोनेंट के वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है सर। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोलता है, ओईएम बोलता है मैं खरीदूंगा मोल्ड और आपको दूंगा, आप मुझे सप्लाई कीजिएगा, उस केस में आपने मोल्ड खरीदा, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, आपको आईटीसी भी मिलेगा, और उसने जब आपको सप्लाई किया तो कंपोनेंट के वैल्यू ऑफ सप्लाई में मोल्ड का अमाउंट, अमोर्टाइज्ड अमाउंट ऐड नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया है। यहां मैं अपना डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी क्लोज करता हूं। ध्यान रखिएगा, आईटीसी चैप्टर में रूल नंबर 36(4) में अमेंडमेंट है कि आपको अब आईटीसी तभी मिलेगा जब सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 में इनवॉइस या डेबिट नोट को दिखाया है और वो आपको कम्युनिकेट किया गया है इन जीएसटीआर 2B। ए ग्रेडेड चैप्टर है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू आईटीसी चैप्टर क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल।